गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं। आज हम लोग देखते हैं कुछ फ्रिक्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जिसमें कि पहला है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में घर्षण कोण कहेंगे। घर्षण कोण क्या होता है? सीमांत घर्षण बल और अविलंब प्रतिक्रिया दोनों का परिणामी बल तथा अविलंब प्रतिक्रिया के साथ बनाए कोण को घर्षण कोण कहते हैं। सीमांत घर्षण बल और अविलंब प्रतिक्रिया के बीच में जो एंगल बनेगा वो घर्षण कोण कहलाएगा या एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा। जैसा कि हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये एक प्लेन है, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये सीमांत घर्षण बल को डिनोट कर रहा है। ये जो रेड लाइन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस प्लेन पे, ये सीमांत घर्षण बल को डिनोट कर रहा है। और ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन ए है, ये अविलंब प्रतिक्रिया परपेंडिकुलर रिएक्शन को डिनोट कर रहा है। जब सीमांत घर्षण बल बी और अविलंब प्रतिक्रिया ए, ये दोनों मिलके जो कोण बनाएगा उसको उसका जो रिजल्टेंट होगा, वो जो कोण बनाएगा उसको हम लोग घर्षण कोण कहेंगे। सीमांत घर्षण बल और अविलंब प्रतिक्रिया, इस चित्र में जैसे कि आप देख के समझ सकते हैं कि सीमांत घर्षण बल बी है और अविलंब प्रतिक्रिया ए है। ये दोनों बीच में जो कोण बनाएगा, जो एंगल बनाएगा, उसको हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण कोण कहेंगे। और ये इस दोनों के बीच का ये रिजल्टेंट है, इसको हम लोग सी से डिनोट किए हैं। हमेशा सीमांत घर्षण बल जो होगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस प्लेन पे होगा, और अविलंब प्रतिक्रिया बल, जैसे कि नाम से अविलंब प्रतिक्रिया बल है, तो वो हमेशा वर्टिकल प्लेन पे होगा। आगे देखते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। फ्रिक्शन है तो वहाँ पे हम लोग कुछ कोफिशिएंट भी होता होगा, कुछ उसका वैल्यू होता होगा। तो घर्षण गुणांक क्या है? दो सतहों के बीच सीमांत घर्षण बल तथा अविलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं। घर्षण कहाँ पे होगा? दो सरफेस के बीच में होता है। दो सरफेस के बीच में घर्षण होता है, तो जब जो उसके बीच का जो घर्षण है, घर्षण बल है, सीमांत घर्षण बल है दो सरफेस के बीच का, और जो उस दो सरफेस के बीच में जो परपेंडिकुलर बन रहा है, अविलंब प्रतिक्रिया बल बन रहा है, उसके अनुपात को घर्षण गुणांक कहेंगे। तो सीमांत घर्षण बल, जिसको हम लोग F से डिनोट कर रहे हैं, और अविलंब प्रतिक्रिया परपेंडिकुलर रिएक्शन, इसको हम लोग R से डिनोट कर रहे हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जैसे कि क्या होगा, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अविलंब प्रतिक्रिया के। जो सीमांत घर्षण बल है, फोर्स F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अविलंब प्रतिक्रिया का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन अ सेंस कहने का मतलब, अगर अविलंब प्रतिक्रिया का वैल्यू बढ़ेगा तो सीमांत घर्षण बल जो फोर्स है इसका भी वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर अविलंब प्रतिक्रिया का वैल्यू घटेगा तो सीमांत घर्षण बल का भी वैल्यू घट जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर F पे जो इफेक्ट होगा वही इफेक्ट R पे भी पड़ेगा, और R पे भी जो इफेक्ट होगा वही इफेक्ट F पे पड़ेगा। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। तो जब हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो जाएगा। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो हम लोग इसको यहाँ से रिमूव किए तो आया F इक्वल टू म्यू R। ये म्यू ही यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, घर्षण गुणांक है। म्यू यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? F बाई आर। म्यू इक्वल टू F बाई आर। म्यू है यहाँ पे घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक का वैल्यू क्या है? F बाई आर। ये F और R के वैल्यू पे डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कब होगा? जब दो सरफेस के बीच में जो बल लग रहा है, दो सरफेस के बीच में जो घर्षण बल लग रहा है उसको, और अविलंब प्रतिक्रिया जो वर्टिकल प्लेन पे बन रहा है, जो उसका रिएक्शन हो रहा है वर्टिकल प्लेन पे, उसके अनुपात को, उसके रेशियो को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया क्या? F म्यू इक्वल टू F सीमांत घर्षण बल इज टू रेशियो ऑफ अविलंब प्रतिक्रिया। ये डिपेंड करेगा F और R के वैल्यू पे। अगर R का वैल्यू कम होगा तो कोफिशिएंट का वैल्यू ज़्यादा होगा, अगर R का वैल्यू ज़्यादा होगा तो कोफिशिएंट का वैल्यू कम होगा। आगे देखते हैं हम लोग नॉर्मल रिएक्शन, अविलंब प्रतिक्रिया। नॉर्मल रिएक्शन, अविलंब प्रतिक्रिया। किसी ठोस धरातल पर जब कोई ठोस वस्तु रखी जाती है तो अपने भार के समान यह धरातल को दबाती है।
जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो जब हम लोग कोई वस्तु को किसी सरफेस पर रखते हैं तो सरफेस भी उसके ऊपर बल लगाता है और वो वस्तु भी अपने आप को स्टेशनरी रखने के लिए उस सरफेस पे बल लगाता है। वो वहाँ पे अपने आप को टिकाने के लिए, वहाँ पे स्टेशनरी रखने के लिए उस सरफेस पे बल लगाता है। तो यही कह रहा है कि ठोस धरातल पर जब कोई ठोस वस्तु रखी जाती है तो वो अपने भार के समान या धरातल को दबाती क्यों? वो अपना फोर्स लगाती है अपने आप को स्टेशनरी रखने के लिए। इसी प्रकार धरातल भी ठोस पर प्रतिक्रिया करता है, धरातल भी प्रतिक्रिया करता है उस वस्तु पे। इस प्रतिक्रिया को अविलंब प्रतिक्रिया कहते हैं। इस प्रतिक्रिया को हम लोग अविलंब प्रतिक्रिया करेंगे। अगर वस्तु अपने आप को स्टेशनरी रखने के लिए अपने सरफेस पे बल लगाती है और सरफेस भी उस वस्तु पे जो फोर्स लगाता है उसको हम लोग अविलंब प्रतिक्रिया कहते हैं। समान तल पर गति। माना कि W भार वाली वस्तु पर बल P लगाया गया है। मान लिया कि वस्तु समान गति से s दूरी करती है तथा संतुलित अवस्था में है तो W इक्वल टू F इंटू एस। ये क्या बोल रहा है कि जैसे कि कोई वस्तु का भार है W, कोई वस्तु का वेट है W और बल जो हम लोग उस पर लगा रहे हैं, जो हम लोग बल लगा रहे हैं उस पर वो बल है P और वो भार है उसका W और जो हम लोग उसको फोर्स लगा रहे हैं, जो बल लगा रहे हैं उस वस्तु पे हम लोग मूव कराने के लिए वो है P और वो समान गति से s दूरी तय करती है। समान दूरी से जो वो हम लोग उसको मूव कराएं, किसी वस्तु को हम लोग को मूव कराने के लिए बल का जरूरत पड़ता है। तो जो हम लोग बल उस पर लगा रहे हैं वो है P और वस्तु का वेट है W और वो हम लोग जब बल लगाते हैं उस पर तो वो s दूरी तय करती है। तो s दूरी तय करेगी तो इस संतुलित अवस्था में क्या होगा? W इक्वल टू F इंटू एस, मतलब उसका वेट जो होगा वो फोर्स इंटू डिस्टेंस होगा। जो उसका वेट होगा, वस्तु का जो वेट होगा वो फोर्स, जो हम लोग जितना हम लोग बल लगा रहे हैं उस पर, फोर्स इंटू डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस क्या? जितना वो मूव किया। तो W इक्वल टू म्यू R इंटू एस, R इक्वल टू W इक्वल टू mg। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि ये कोई सरफेस है, ये सरफेस है, इस पर हम लोग एक वस्तु रखें, ये वस्तु रखे हैं, ये सरफेस है और इस पर हम लोग एक वस्तु रखें। ये सरफेस भी इस वस्तु पे बल लगाती है और ये वस्तु भी अपने आप को स्टेशनरी रखने के लिए सरफेस पे बल लगाएगी। हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इस नियम को ये फॉलो करता है। हर वस्तु इस नियम को फॉलो करता है कि हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जब ये वस्तु है इसका नॉर्मल रिएक्शन ये वाला हो जाएगा, अविलंब प्रतिक्रिया हो जाएगा वर्टिकल एक्सिस प्लेन पे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस प्लेन पे हमेशा सीमांत घर्षण बल होगा, वर्टिकल एक्सिस प्लेन पे अविलंब प्रतिक्रिया या नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू N इक्वल टू W कॉस थीटा। W क्या है? इस वस्तु का वेट है, इस वस्तु का वेट है W। तो अविलंब प्रतिक्रिया बल क्या हो जाएगा? अविलंब प्रतिक्रिया क्या हो जाएगा? वेट इंटू कॉस थीटा। और जो ये सीमांत घर्षण बल है, सीमांत घर्षण बल हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लगेगा, तो सीमांत घर्षण बल हो जाएगा W इंटू साइन थीटा। इस वस्तु का वेट है W, तो हम लोग अविलंब प्रतिक्रिया निकालने के लिए इसको कॉस थीटा से इंटू करेंगे। इस वस्तु का वेट है W, अगर हम लोग सीमांत घर्षण बल निकालना होगा तो वेट इंटू साइन थीटा करेंगे। और टोटल वेट क्या है? वेट क्या है? W इक्वल टू mg। W इक्वल टू mg होता है मास इंटू ग्रेविटी। ये भी बता रहा है, यही है W इक्वल टू mg, मास इंटू ग्रेविटी। इसको हम लोग R भी कहेंगे। तो म्यू R इंटू एस, W इक्वल टू हो गया F इंटू एस, इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू R इंटू एस। और म्यू R का वैल्यू क्या है? R का वैल्यू क्या है? mg। तो W इक्वल टू म्यू इंटू mg इंटू एस। ये W इक्वल टू एफ एस या W इक्वल टू म्यू mg इंटू एस एक ही चीज़ है। ये म्यू mg इंटू एस इस फिगर से हम लोग फाइंड करते हैं। आज के लिए स्टूडेंट हम लोग इसको यहीं पर आगे देखते हैं। इंक्लाइंड प्लेन, आगे देखते हैं इंक्लाइंड प्लेन जिसको हम लोग आनत तल कहते हैं, मतलब स्लोप। इंक्लाइंड प्लेन इन ए सेंस स्लोप, जो कि आनत तल है। ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया। ये जो ए और बी है ये इंक्लाइंड प्लेन है, आनत तल है। अविलंब प्रतिक्रिया R इक्वल टू W कॉस थीटा, जैसे हम लोग पहले देख लिए हैं, R इक्वल टू W कॉस थीटा। सीमांत घर्षण बल F इक्वल टू W साइन थीटा, सीमांत बल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे W साइन थीटा। तो घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक क्या होता है? म्यू इक्वल टू F बाई आर, म्यू इक्वल टू F बाई आर। घर्षण गुणांक क्या है? सीमांत घर्षण बल
और अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात है। सीमांत घर्षण बल इज टू रेशियो ऑफ अभिलंब प्रतिक्रिया, ये घर्षण गुणांक कहलाता है, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। तो F/R, F/R इक्वल टू W साइन थीटा, F का वैल्यू है W साइन थीटा, तो W साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ W कॉस थीटा। तो W साइन थीटा बटे W कॉस थीटा, W कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो म्यू क्या हो गया, टेन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। टेन थीटा इक्वल टू म्यू का वैल्यू टेन थीटा हो गया। इस चित्र में देख सकते हैं कि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ए बी एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर एक वस्तु रखा हुआ है। वस्तु भी फोर्स लगाएगी सरफेस पे अपने आप को स्टेशनरी रखने के लिए। तो जो वर्टिकली एक्सिस प्लेन पे जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, वो रिएक्शन होगा W कॉस थीटा। अविलंब प्रतिक्रिया हमेशा वर्टिकल प्लेन पे होगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे W साइन थीटा। और इस दोनों का जो रेशियो होगा, W कॉस थीटा और W साइन थीटा का जो रेशियो होगा, ये घर्षण गुणांक कहलाएगा, जो हम लोग tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन अप्लाइड फोर्सेस इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, जब आरोपित बल क्षैतिज तल से थीटा कोण पर झुका हो। W इक्वल टू ठोस का भार, वेट है, किसी वस्तु का भार है, वेट है W। सामान्य प्रतिक्रिया जो रिएक्शन है वो R है, जो वस्तु और सरफेस के बीच में जो रिएक्शन होगा वो उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं R से। जो फोर्स लग रहा है, जो वस्तु पे फोर्स लग रहा है अपने सरफेस पे रखने के लिए, वो P है। खिंचाव बल या क्षैतिज तल से थीटा कोण P है। क्षैतिज घटकों का बीजगणितीय योग, जो भी अर्थमेटिकल सम होगा वो जीरो होगा, जो भी रिएक्शन या जो भी टोटल सम होगा वो जीरो होगा। तो जीरो होगा तो F माइनस पी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, तो F इक्वल टू पी कॉस थीटा। क्षैतिज घटकों मतलब जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन का योग जीरो होगा। उसी तरह क्या है, ऊर्ध्वाधर घटकों मतलब वर्टिकल प्लेन का बीजगणितीय योग जीरो है, तो R प्लस पी साइन थीटा माइनस W इक्वल टू जीरो, तो R इक्वल टू W माइनस पी साइन थीटा। उसी प्रकार की जैसे हम लोग आगे पढ़े थे हम लोग फॉर्मूला में F इक्वल टू म्यू आर, F इक्वल टू म्यू आर, तो F का फॉर्म F इक्वल टू आ गया P कॉस थीटा, F का वैल्यू पुट कर दिए P कॉस थीटा इक्वल टू म्यू आर, R में है W माइनस R इक्वल टू है W माइनस पी साइन थीटा, तो R का वैल्यू पुट कर दिए W माइनस पी साइन थीटा, तो P कॉस थीटा इक्वल टू म्यू W माइनस म्यू P साइन थीटा। P कॉस थीटा माइनस म्यू W प्लस म्यू P साइन थीटा इक्वल टू जीरो, P कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू म्यू W। सबको यहाँ इस दोनों में P कॉमन है तो P कॉमन कर लिए, तो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा बचा और म्यू W इधर आ गया। तो P जो फोर्स है P इक्वल टू म्यू W बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। म्यू W यहाँ पे है और ये पूरा उठ के इसके बट्टे में आ जाएगा। तो इससे क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकला कि ठोस को खींचने के लिए क्षैतिज तल से थीटा कोण बनाते हुए आवश्यक बल है P इक्वल टू म्यू W बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये जो है ये क्या है, पूरा फोर्स है, ये फोर्स है। फोर्स कहाँ लग रहा है, वस्तु लगा रहा है अपने ऊपर सरफेस पे। ठोस को खींचने के लिए क्षैतिज तल से थीटा कोण बनाते हुए आवश्यक बल, जो इंक्लाइंड प्लेन था, जो सरफेस था, इसको इंक्लाइंड प्लेन है जो सरफेस है, इसको थीटा एंगल बना रहा है किसी वस्तु को मूव कराने के लिए, खींचने के लिए। जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है P इक्वल टू म्यू W कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये टोटल फोर्स है। जैसे कि यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं इस फिगर में कि कोई सरफेस है, सरफेस पे एक वस्तु रखा हुआ है, वस्तु पे P कॉस थीटा सीमांत घर्षण बल हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, वर्टिकल प्लेन पे P साइन थीटा हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, और इस पे जो भी लगा फोर्स हो गया P इक्वल टू म्यू W बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। आज के लिए हम लोग ये चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा पढ़ेंगे।